जय हिंद प्यारे साथियों। आज हम द 10 मिनट शो की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें आज हम यूपीएसआई का के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण विषय मूल विधि, जिसमें मूल विधि के अंतर्गत हम दहेज प्रतिषेध अधिनियम, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिससे लगभग यूपीएसआई में 2017 में हर एक शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन और 2021 में भी ऐसे ही 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके अंतर्गत आज हम जानेंगे कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू हुआ, कब पारित हुआ, कब लागू हुआ, कितनी धारा है, कितने अध्याय हैं, मतलब टोटल ऑल टू ऑल इसमें जानेंगे दहेज प्रतिषेध अधिनियम के बारे में। इससे बाहर कुछ नहीं आए और ये मात्र 10 मिनट के अंदर हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दहेज प्रतिषेध अधिनियम जो कि 1961 में लागू होता है। दिनांक क्या थी? पारित हुआ था 20 मई 1961 को और लागू कब हुआ? 1 जुलाई 1961 को। इसमें कोई अध्याय नहीं है। इसमें धारा टोटल 10 धाराएं हैं। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में टोटल 10 धाराएं हैं। तो आइए अब जल्दी से जानते हैं कि धारा 1 क्या कहता है। धारा 1 कहता है दहेज प्रतिषेध अधिनियम, नाम मतलब इसका संक्षिप्त नाम क्या है? तो इसका नाम है दहेज प्रतिषेध अधिनियम। हाँ, विस्तार कहाँ है? विस्तार संपूर्ण भारत पर है। प्रारंभ कब हुआ? तो प्रारंभ बता ही दिए कि पारित हुआ 20 मई 1961 को और लागू हुआ 1 जुलाई 1961 को। बस यही है धारा 1 में। अब देखते हैं धारा 2 में क्या है। धारा 2 में है दहेज प्रतिषेध अधिनियम की परिभाषा। तो परिभाषा में दहेज की परिभाषा है। सबसे पहले धारा 2 में जो है दहेज की परिभाषा के बारे में, दहेज क्या है, कब लिया जाता है, कैसे लिया जाता है या कौन लेता है। तो दहेज एक प्रकार की संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति है। कब लिया जाता है दहेज? विवाह के समय, के पहले या के बाद। कैसे? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दहेज लिया जाता है या दिया जाए या करार किया जाए। कौन लेता है? विवाह का एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को, या एक पक्ष के माता पिता या अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह के दूसरे पक्ष के माता पिता या अन्य व्यक्ति को लेगा या देता है। अब देखते हैं दहेज की अच्छे से परिभाषा क्या है। दहेज ऐसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति है जो विवाह के समय के बाद या विवाह के पहले एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को, या एक पक्ष के माता पिता या अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह के दूसरे पक्ष के माता पिता या अन्य व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दी जाती है। दहेज की परिभाषा के अंतर्गत यदि मांग नहीं है या कोई जोर जबरदस्ती मांग नहीं करता है तो यह अधिनियम मान्य नहीं होगा। जैसे कि मेहर या महर जो मुस्लिम में दिया जाता है वो दहेज नहीं है। ऐसे ही राजस्थान में प्रचलित है मायरा, जो भी दहेज में नहीं आता है। अगर कोई अपनी खुशी मन से दान देता है तो वो दहेज में, दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत नहीं आएगा। महर क्या है? महर इसे मुस्लिम में दिया जाता है आमतौर पर एक धनराशि जो वर या वर के पिता द्वारा वधू कन्या को दी जाती है। महर दहेज नहीं है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण केस को थोड़ा बहुत जानेंगे, जो कि 1989 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनाया गया था, हरवंश सिंह बनाम गुरुशरण कौर के बीच में। बस इतना ही जानेंगे। निर्णय कौन दिया था? सुप्रीम कोर्ट। कौन सा केस था? हरवंश सिंह बनाम गुरुशरण कौर के बीच में। जहां दहेज की लगातार मांग हो रही हो वहां हर मांग एक अपराध होता है, इस केस में कहा गया था। दहेज लेने, धारा 3 क्या कहता है? दहेज लेने या देने के लिए शास्ति या पेनल्टी या दंड। धारा 3 कहता है दहेज लेने या देने के लिए शास्ति, पेनल्टी या दंड। यानी सेक्शन 3 में कहा गया अगर कोई दहेज लेता या देता है तो उसको सजा, दंड दिया जाएगा। दंड में क्या? जेल या जुर्माना। जेल का कितना? कम से कम 5 साल। दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 कहता है कि यदि कोई दहेज लेता है या देता है तो उसके लिए दंड है कम से कम 5 साल या जेल या जुर्माना 15,000 रुपये तक या दहेज के बराबर रकम। क्या दहेज नहीं माना जाएगा? कोई भेंट यदि देता है, कोई वर पक्ष वधु पक्ष को देता है या वधु पक्ष वर पक्ष को देता है तो वो दहेज नहीं माना जाएगा। सेक्शन 4 धारा 4 कहता है दहेज मांगने के लिए शास्ति या दंड, पेनल्टी। यदि कोई भी दहेज मांगता है तो उसके लिए दंड क्या है? उसके लिए दंड है जेल 6 माह से 2 साल तक की जेल है और जुर्माना 10,000 रुपये तक है। सेक्शन 4 में 6 माह से 2 साल तक की जेल है या फिर 10,000 रुपये तक का जुर्माना है। सेक्शन 3 में क्या था कि यदि कोई दहेज लेता है या देता है, क्या है? दहेज लेने या देने के लिए दंड है, तो इसमें 5 साल तक की जेल है कम से कम, या 15,000 रुपये जुर्माना, या जितना दहेज की रकम है उतना जुर्माना भरना पड़ सकता है। अब देखते हैं सेक्शन 4 ये विज्ञापन पर पाबंदी। विज्ञापन पर पाबंदी है। कोई व्यक्ति अपने बेटा या अपनी बेटी या उसका रिश्तेदार से विवाह के बदले समाचार पत्र में या अन्य माध्यमों में विज्ञापन द्वारा संपत्ति या धन का अंश देने का वादा करता है तो ये गैर कानूनी है। इसके लिए दंड है जेल 6 माह से कम नहीं या 5 वर्ष तक। 6 माह से या 5 वर्ष तक है।
और जुर्माना 10 नहीं, इसमें 15,000 रुपये जुर्माना है। सेक्शन 4 का में कहा गया है कि कोई व्यक्ति विज्ञापन के जरिए या बेटा या अपनी बेटी या उसका रिश्तेदार से विवाह के बदले समाचार पत्र में या अन्य माध्यमों में विज्ञापन द्वारा संपत्ति या धन का अंश देने का वादा करता है तो ये गैर कानूनी है। इसमें दंड है जेल 6 माह से कम नहीं या 5 वर्ष तक, जुर्माना है 15,000 रुपये। सेक्शन 5 कहता है दहेज लेने तथा देने के करार शून्य होंगे। नल एंड वाइड, दहेज मृत्यु किसे कहते हैं या दहेज मृत्यु के जिक्र कहाँ है हमारे धारा में? तो पहले जो आईपीसी था 1860 वाला, उसमें धारा 304B में था दहेज मृत्यु, और अब जो है बीएनएस 2023 की धारा 80 में है दहेज मृत्यु। दहेज मृत्यु क्या है? वो मृत्यु जो विवाह के 7 वर्ष के भीतर होती है उसे दहेज मृत्यु कहते हैं। विवाह के 7 वर्ष के भीतर, याद रखिएगा, विवाह के 7 वर्ष के भीतर जो मृत्यु होती है उसे दहेज मृत्यु कहा जाता है। मृत्यु कैसे हुई हो? जलाकर या शारीरिक चोट पहुंचाकर मृत्यु कारित की जाए, संदिग्ध या असमान परिस्थितियों में मौत हो जाए, मृत्यु से कुछ समय पहले दहेज की मांग की गई हो और साथ में क्रूरता की गई हो, ऐसे में इसे दहेज मृत्यु कहा जाएगा। किसमें है? बीएनएस 2023 की धारा 80 में और आईपीसी 1860 की धारा 304B में था। सेक्शन 6 क्या कहता है? दहेज जो शादी में मिलने वाला सामान है उसके बारे में कहा गया है। जो शादी में मिलने वाला, सेक्शन 6 कहता है जो शादी में मिलने वाला सामान जो मिलता है उस पर पत्नी या वारिसों के लिए होना है। शादी में कन्या को मिलने वाले सामान पर पत्नी, वधू का या उसकी संतान का अधिकार होता है, सेक्शन 6 में कहा गया है। यदि वधू से अलग कोई अन्य व्यक्ति लेता है तो 3 माह में वापस करना होगा। सेक्शन 7 क्या कहता है? अपराधों का संज्ञान, अपराध हो जाता है तो उसके बारे में है। कौन, इसका मतलब कार्रवाई कौन करेगा, तो सुनवाई कौन करेगा? अगर देखा जाए अपराधों का संज्ञान कौन लेगा, सुनवाई कौन करेगा? महानगर में महानगर मजिस्ट्रेट करेंगे, अन्य जगह पर प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट करेगा। जुडिशियल में मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के करेंगे, जेएमएफसी करेंगे। अन्य जगह पर महानगर में महानगर मजिस्ट्रेट और अन्य जगह में जेएमएफसी करेंगे। सुनवाई कब करेगा? यदि उसको ऐसी जानकारी जो अपने द्वारा या पुलिस रिपोर्ट के आधार पर या कोई व्यथित व्यक्ति द्वारा या उसके माता पिता या रिश्तेदार द्वारा अपील किए जाने पर, अगर ये लोग भी नहीं हैं तो कोई कल्याणकारी संस्था अगर है, केंद्र या राज्य द्वारा समाज कल्याण संगठन या संस्था जो होती है कल्याणकारी संस्था, अगर रिपोर्ट करती है, बताती है, तब इसकी सुनवाई की जा सकती है। सेक्शन 8 क्या कहता है? सेक्शन 8 अपराधों की प्रकृति के बारे में बताता है कि कैसे कैसे अपराध होंगे, मतलब कैसे कैसे अपराध के बारे में बताया गया है इस एक्ट के अंदर। जैसे मान लो संज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध क्या है? वे अपराध जहाँ पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, जिनमें 3 साल से ज़्यादा की जेल होगी, बिना वारंट के गिरफ्तार करेगी। सेक्शन दूसरा है गैर जमानती अपराध और तीसरा है अंशमानीय अपराध जिसमें समझौता नहीं होगा। धारा 8 का कहता है धारा 3 या धारा 4 के तहत आरोपी बनाया गया है तो उस व्यक्ति की स्वयं की जिम्मेदारी होगी कि वो अपने आप को निरपराध साबित करें। धारा 3 में क्या है? दहेज लेना या देने के लिए जो पेनल्टी दंड था, और धारा 4 क्या है? दहेज मांगने के लिए दंड जो था। तो इन सब के लिए धारा 8 का में बताया है कि वो स्वयं की जिम्मेदारी होगी कि वो व्यक्ति वो अपने आप को निरपराध साबित करें। सेक्शन 8B कहता है, सेक्शन 8B में है दहेज प्रतिषेध अधिकारी के बारे में, डीपीओ के बारे में, डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर के बारे में। राज्य सरकार डीपीओ की नियुक्ति करेगी। कौन करता है डीपीओ की नियुक्ति? राज्य सरकार। क्वेश्चन आ सकता है ना, डीपीओ की नियुक्ति कौन करता है? या डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर की नियुक्ति कौन करेगा? राज्य सरकार। कितने कर सकता है? चाहे जितने करे, उसके ऊपर है। डीपीओ के कार्य क्या हैं तथा शक्ति, ये सब सेक्शन 8B में बताया गया है। तो डीपीओ के कार्य, एक्ट के प्रावधानों का पालन हो रहा है या नहीं। पहला कार्य है उसका कि जो एक्ट है, अनुच्छेद है, उसके प्रावधानों का पालन हो रहा है या नहीं। दहेज लेना, देना, दुष्प्रेरण या मांग का यथासंभव रोकना। यदि कोई अपराधी आरोपी है तो उसके संबंध में साक्ष्यों को जुटाना। राज्य सरकार द्वारा दिया गया कोई भी कार्य, राज्य सरकार डीपीओ को पुलिस अधिकारी की शक्ति दे सकती है। ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि राज्य सरकार द्वारा डीपीओ को पुलिस अधिकारी की शक्ति दे सकती है। डीपीओ की सहायता के लिए राज्य सरकार एक सलाहकार बोर्ड की नियुक्ति कर सकती है जिनमें 5 सदस्य होंगे और 5 में 2 महिलाएं अनिवार्य हैं। डीपीओ की सहायता के लिए राज्य सरकार एक सलाहकार बोर्ड की नियुक्ति कर सकती है जिनमें 5 सदस्य होंगे, जिनमें 2 महिलाएं अनिवार्य होंगी। धारा 9 क्या कहता है? नियम बनाने की शक्ति। इस एक्ट के संबंध में समझ शक्तियाँ कुछ को छोड़कर, जैसे डीपीओ जो है उनको छोड़कर केंद्र सरकार के पास है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के संबंध में समझ शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास है, डीपीओ को छोड़कर। धारा 10 कहता है राज्य सरकार के नियम बनाने की शक्तियाँ। धारा 10 में है कि नियम बनाने की कुछ शक्तियाँ जो राज्य सरकार के पास है। बस इतना ही दहेज प्रतिषेध अधिनियम के बारे में पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। इतने से ही क्वेश्चन फंस जाएगा, ये एकदम 100% श्योर है।